हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मार्च 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है। शुरू कब हुआ था? शुरू हुए 1909 से हुआ था। अमेरिका से शुरू हुआ था, 1909 में ये शुरू हुआ। और इसको क्यों मनाया जाता है? इसका मनाने का मेन कारण क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, उनको सम्मान देना, हर चीज में उनके लिए बराबर हकदारी हो, रोजगार के अंदर, शिक्षा के अंदर। इसलिए क्या है, हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बात करूं, अगर भारत के अंदर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये कब आता है? तो हमने पहले ही पढ़ा था कि 13 फरवरी को हर साल क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। किसके उपलक्ष्य में आता है? सरोजिनी नायडू की जयंती में। किसने? सरोजिनी नायडू थी हमारी, उनको याद करते हुए हम क्या है, उनकी जयंती पे क्या ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। राष्ट्रीय कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और अंतरराष्ट्रीय कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक योगदान से क्या है, उनको समान दर्जा देना है। शुरू कब हुआ? 1909 से शुरू हुआ, अमेरिका में ये शुरू हुआ था। और 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दे दी थी। 1977 में क्या संयुक्त राष्ट्र ने क्या, यूनाइटेड नेशन ने क्या इसको मान्यता दे दी थी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और इस बार की थीम क्या थी, आपको ध्यान रखना है, कार्रवाई में तेजी लाएं। मतलब महिलाओं के लिए क्या है, कोई भी काम हो, कोई भी कार्रवाई, उसमें तेजी लाए। और जो महिलाएं, बालिकाएं हैं, उनको क्या हर क्षेत्र में क्या आगे लाया जाए। इस बार की ये थीम थी। तो थीम आपको हर चीज की याद रखनी। थीम आजकल बहुत पूछी जाती है। जो महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने का संदेश देती है। ठीक है, मतलब महिलाओं को सशक्त बनाने की, उनको एम्पावर करने की ये बात है की गई है। महिला दिवस पे क्या होता है? महिलाओं के जो संघर्ष है, सफलता है, समाज में उनका योगदान का उत्सव है। मतलब समाज में महिलाओं का क्या योगदान है, उनका संघर्ष कितना है, किसने मतलब इन सब को दिखाने के लिए, इन सब का योगदान को याद रखने के लिए हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, क्योंकि महिला दिवस की हमें लोड या हमें जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिस तरह देखो पुरुष दिवस आता है, कभी नहीं आता है ना। ठीक है, तो महिला दिवस ही क्यों आता है? क्योंकि हमने पुरुष को क्या जो तजुर्बा है समाज में उसको ज्यादा दे रखा है। मतलब हमने सोच रखा है कि पुरुष को अब किसी चीज की या जरूरत नहीं है, वो सख्त हो चुका है। ठीक है, उसको एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं को भी इतनी भागीदारी समाज में होनी चाहिए, उनका भी, उनके लिए भी इतना कुछ समाज में होना चाहिए कि हमें आने वाली पीढ़ियों को क्या महिला दिवस मनाने की जरूरत भी न पड़े। ठीक है, उनकी वो एक तरह से समाज उनके लिए भी इक्वल हो जाए। ठीक है, यही सोच आपको सबको रखनी चाहिए। हाल ही में बारबाडोस के मानद अवार्ड ऑफ द फ्रीडम के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। कौन सा? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। कौन से देश का है बेटा? बारबाडोस। किसका? बारबाडोस का अवार्ड है। ठीक है, किसका? बारबाडोस का अवार्ड है। अभी हाल ही में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या इसको सम्मानित है, किससे को सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को क्या इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को क्या इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होने वाला। जिस तरह क्या हमारे देश का सम्मान होता है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, वैसे ही क्या इन्होंने ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड दिया है बारबाडोस ने अपने, किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। अब मोदी जी को कई देशों के अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें कुछ मेन मैं आपको बता देता हूं। एक तो जैसे इनको मिल चुका है, किसका? फ्रांस का इनको मिल चुका है। ठीक है, इनको रूस का अवार्ड मिल चुका है, बारबाडोस का मिल गया, पपुआ न्यू गिनी का मिल चुका है, बांग्लादेश का भी भूटान का मिल चुका है। ठीक है, कई देशों के उनको अवार्ड मिल चुके हैं। उसमें फ्रांस और
आपको रूस वाला क्या बहुत ज्यादा याद रखना है, कई देशों को इनके सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिल चुके हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए मिला है कि कोविड 19 जो कोविड आया था, जो कोरोना काल आया था 2019-20 में, उसमें क्या इन्होंने बार बार डोज की काफी सहायता की थी, काफी हेल्प किया था। मेडिसिन की बात करें या वैक्सीन की, क्या वो काफी उस देश को क्या सहायता दी थी। इसलिए क्या है, कोविड 19 महामारी के दौरान उनको रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और बारबाडोस के बीच के मजबूत होने वाले संबंधों को क्या है, प्रतीक है। तो 2019 में जब कोविड 19 आया, उसमें सहयोग देने के लिए, ठीक है, उनमें सहायता करने के लिए क्या है, बारबाडोस की तरफ से क्या है, प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री जी है और ये बारबाडोस के वहां के लीडर है जिन्होंने मोदी जी को यह अवार्ड दिया है। चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? अल्फ्रेड की मैं बात करूं तो आपको पता है अल्फ्रेड एक चक्रवात आया था, क्या नाम था, अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड। और किसको प्रभावित किया था इसने? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। किसने? अल्फ्रेड ने किसको प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को क्या है, ऑस्ट्रेलिया को क्या प्रभावित किया, ठीक है, किसको प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चक्रवात अल्फ्रेड जो पिछले 50 वर्षों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है, कितने, पिछले 50 सालों में क्या ये सबसे खतरनाक तूफान माना गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया, क्या नाम है, अल्फ्रेड है, ठीक है। जैसे भी कोई चक्रवात आता है तो हर देश क्या उसका कोई ना कोई नाम रखता है। कभी पीछे भारत में ताउते आया था काफी टाइम पहले, ठीक है। इसी तरह क्या है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या है, अल्फ्रेड आया है, ठीक है। मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार इस चक्रवात ने तटीय क्षेत्रों में खतरनाक लहरें उत्पन्न की है और चक्रवातों को विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको क्या टाइफून बोला है, कहीं हरिकेन बोला है, कहीं टोर्नाडो। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या इसका निर्माण समुद्र के तापमान पर कितना 27 डिग्री या उससे अधिक उच्च नमी और तेज हवाओं के सहयोग से क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम भी क्या है, अलग अलग होता है और अलग अलग देश के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कि अल्फ्रेड चक्रवात कहां पे आया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया, ठीक है, कहां पे आया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्षक स्थान किसने मिला है? कौन सा? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, मतलब आतंकवाद के अंदर, किसमें? आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों के अंदर सबसे प्रभावित देश में फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है आतंकवाद के अंदर? तो कौन है? अफ्रीका का एक कंट्री है बुर्किना फासो। कौन सी बेटा? बुर्किना फासो। कौन सी? ये क्या है, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब आप सोच रहे होंगे बुर्किना फासो का नाम आ गया, सर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं, क्या ये आतंकवाद से प्रभावित नहीं है क्या? तो आप एक बात याद रखना, जिस देश में ज्यादा जो चीज होगी ना, जो देश आतंकवाद को पालेगा ना, वो भी क्या है, उससे ज्यादा प्रभावित होएगा। आप सांप को कितना भी पाल लो, सांप जहरीला ही होता है, उसकी कितना ही पालतू बना लो, उसकी आदत है ना जहर या डसने की नहीं जाने वाली है, तो वो आपको कभी ना कभी नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान क्या है, ज्यादा आतंकवाद को पहना देता है, पालता है, तो उसको क्या है, वो नुकसान पहुंचाता है। आए दिन हम देखते हैं कोई स्कूल में, कहीं मस्जिद में कहीं ना कहीं हमला होता ही रहता है, क्यों? गुटबाजी तो चलती रहेगी, ठीक है। जिस तरह गैंगवार चलता है उस तरह वो भी वहां पे भी चलता है। तो बुर्किना फासो सबसे ज्यादा प्रभावित है आतंकवाद से, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है। और इस भाई साहब ने क्या, अब की बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराई और कुछ नहीं बना, और आज इंडिया जीत गई, ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा दिया। और इन्होंने मतलब होस्ट करने वाले ये थी, और ये फाइनल भी नहीं करा सके अपने देश में। देखो सबसे बड़ी बात, इन्होंने होस्ट किया और अपने देश में फाइनल भी नहीं करा सके। अब देखो इनको कितनी थी औकात है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भारत का कितना नंबर है, तो भारत आतंकवाद से प्रभावित होने वाले विश्व के अंदर है, भारत का नंबर 74 है, भारत का नंबर 74 है। कितना? भारत का 74 है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? बुर्किना फासो। क्या कौन है? बुर्किना फासो। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो को सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। 2024 की रिपोर्ट आई कि 2024 के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला आतंकवाद से बुर्किना फासो जो अफ्रीकी कंट्री है, यह आतंकवाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एक नंबर पे रहा, 2 नंबर पे पाकिस्तान और भारत के 74वें नंबर। भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहां पे स्थापित हो रहा है, ठीक है। कौन सा एपीआई?
एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहां पे बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है सोलन। अब सोलन कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट है? सोलन है हिमाचल प्रदेश, किसका? हिमाचल का, ठीक है। वहां सरकार ने क्या मंजूरी दे दी है? हिमाचल प्रदेश के अंदर हाइड्रोजन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की बात करूं, 2G एथेनॉल, जिसमें इनका मेन टारगेट क्या है कि 2026 तक, इनका टारगेट है कि 2026 तक भारत का फर्स्ट राज्य बन रहा है ग्रीन एनर्जी के अंदर। 2025 तक भारत का फर्स्ट राज्य बनना का इनका क्या है? फर्स्ट राज्य का लक्ष्य है। फर्स्ट राज्य का इन्होंने क्या लक्ष्य रखा है? किसमें लक्ष्य रखा है? किसमें? ग्रीन एनर्जी के अंदर। बोला कि इन्होंने ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, 2026 तक पहला राज्य बनना है इनको भारत का ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूशन में क्या इनको पहला राज्य बन रहा है, ठीक है। चाहे वो सोलर से हो, चाहे विंड से हो, एथेनॉल से हो, ठीक है, हाइड्रोजन से हो, इस तरह की क्या इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और 2026 में इन्होंने लक्ष्य रखा कि भारत का पहला राज्य बन जाएंगे। तो वहां के मुख्यमंत्री ने क्या है, जो कि कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने मंजूरी दे दी और सोलन के अंदर एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल उत्पादन करेगी। इसमें कितनी? 1400 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। लागत राशि कितनी है? 1400 करोड़ का निवेश होगा। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोसिस से और सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग भी किया जाएगा। मतलब इनका मेन टारगेट क्या है? कार्बन को क्या कम करना और ग्रीन एनर्जी को क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। और 2026 तक क्या है, भारत को पहला राज्य बनाना है कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर के अंदर। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसके उसके मंत्री कौन है? हमारे जो रेल मंत्री है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने क्या किया? एक एआई इनोवेशन लॉन्च किया है। और एआई के अंदर कौन कौन से इनोवेशन के कितने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो एआई के अंदर उन्होंने 3 चीजें लॉन्च किया, ठीक है। एआई अशोका लॉन्च किया, एक तो एआई कोशा लॉन्च किया, दूसरा कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया है, कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया है। और तीसरा कौन सा किया इन्होंने? तीसरा किया है आईजीओटी एआई क्या इन्होंने लॉन्च किया। ये 3 चीजें लॉन्च किए एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या इसको लॉन्च किया। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि आने वाला जमाना क्या आज के टाइम में एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ठीक है। तो ये एआई द्वारा लॉन्च किया है किसने? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? कौन सा? शौर्य वेदनम। कौन सा? शौर्य वेदनम की मैं बात करूं, ये कहां पे होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है बिहार, मोतीहारी बिहार में। कहां पे? मोतीहारी बिहार में ये होने जा रहा है। कहां पे? मोतीहारी बिहार में। अब इसका उत्सव का मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज क्या है? तीनों सेनाओं के बारे में, जो हमारी जो तीनों सेना के शौर्य बलिदान या उनके योगदान, उनकी गाथा है उनका, मतलब। और युवाओं को क्या? सेना के लिए प्रेरित करना। किसको? युवाओं को सेना के लिए प्रेरित करना, ठीक है। क्या करना? प्रेरित करना, ठीक है। इसके लिए क्या है? ये शौर्य वेदनम उत्सव मनाया जा रहा है। कहां पे? मोतीहारी बिहार में मनाया जा रहा है, ठीक है। कि मतलब सेना का हमारे देश में क्या योगदान है, युवाओं का क्या योगदान हो सकते हैं। युवा लोग सेना के अंदर आए, ज्वाइन करे, और सेना की जो जितना बलिदान है, शौर्य है, उनका रोल है, इसके लिए क्या है
शौर्य वेदनम उत्सव मनाया गया कहां पे, बिहार मोतीहारी में मनाया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो प्रथम शौर्य वेदनम उत्सव 8 मार्च को 2025 को बिहार के पूर्व चंपारण जिले कहां पे, मोतीहारी शहर में संपन्न हुआ है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड प्रदर्शन, युद्ध प्रदर्शन उत्सव था। इसमें मतलब जो भारत की सेना का जो प्रदर्शन था या उसका मार्शल आर्ट की मैं बात करूं, सैन्य बैंड की बात करूं, सबका क्या प्रदर्शन हुआ। और युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए क्या प्रेरित किया गया। जो युवा है उनको सेना के अंदर आना चाहिए, सेना को ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए क्या इसको मनाया गया था। कहां पे, बिहार के अंदर पहली बार आयोजित हुआ। कौन सा, शौर्य वेदनम। आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है। कौन सी मिसाइल, गांडीव। आपने गांडीव नाम तो सुना होगा। गांडीव का मतलब क्या होता है, और महाभारत देखी होगी, महाभारत सबने देखी होगी। तो अर्जुन की क्या थी, अर्जुन की क्या थी, अर्जुन की क्या थी, धनुष थी। गांडीव क्या थी, अर्जुन की क्या, धनुष क्या थी, अर्जुन की धनुष क्या थी, गांडीव थी। ठीक है। अब गांडीव नाम से क्या है, एक मिसाइल लॉन्च की गई है। और वो मिसाइल कौन सी है, आपसे पूछा कैसे मार करती है। तो जमीन से जमीन में मार करती है, या हवा से हवा मार करती है, हवा से जमीन पे मार करती है। तो जब धनुष से हम तीर छोड़ते हैं वो कैसे चलता है, हवा से हवा में चलता है। तो आपको याद रखना है गांडीव मिसाइल कौन सी है, हवा से हवा से हवा से हवा में, हवा से हवा में। ये विजुअल क्या है, ये बियॉन्ड रेंज है। ठीक है, दृश्य, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। कौन सी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एयर टू एयर। ठीक है, तो कौन सी, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। किसने बनाया था इसको, इसको बनाने वाला कौन था, डीआरडीओ। किसने, डीआरडीओ ने क्या इसको बनाया था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत क्या वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और डीआरडीओ ने क्या गांडीव को बनाया। ये हवा में से हवा में मार करने वाली क्या एक मिसाइल है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर होगा। तो गांडीव मिसाइल की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर के आसपास ये टारगेट को भेज सकती है। और उसकी स्पीड कितनी है, 0.8 से लेकर 2.2 मैक। मैक मतलब क्या होता है, मतलब वायु की, मतलब जो हवा है, हवा की गति से गुना, मतलब उससे ज्यादा गुना। जैसे हवा की जो गति होती है उससे क्या 2.2 मैक गति से क्या ये इसकी स्पीड रखी है। और लगभग ये हवा से हवा में मार करने वाले लगभग 350 किलोमीटर, 340 किलोमीटर तक क्या इसकी भेदन क्षमता रखी गई। तो गांडीव किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है। ठीक है, ये क्या है, मिसाइल है, हवा से हवा में मार कर। महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। कौन सी प्रोजेक्ट है, हिफाजत की बात करें। प्रोजेक्ट हिफाजत का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा दिलाना। ठीक है, हिफाजत। ठीक है, हिफाजत क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है बताओ, उर्दू भाषा का शब्द है ना हिफाजत। तो हिफाजत का मतलब क्या था, सुरक्षा दिलाना, सम्मान दिलाना। उनकी सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए 8 मार्च को महिला दिवस पे पंजाब राज्य ने क्या है, पंजाब सरकार ने क्या प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। उन्होंने महिला हेल्पलाइन के लिए क्या एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। उस नंबर कौन सा है, 181 क्या महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पंजाब ने क्या है, महिला दिवस के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। किसने किया, पंजाब ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिला और बच्चों को हिंसा से क्या बचाना है। इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया, वहां की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने क्या इसका उद्घाटन किया। और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या, महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न, इन सब से बचाना है, डर को दूर करना है, उनको समानता का अधिकार देना है, उनकी सुरक्षा करना है। इसके लिए क्या प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया। किसके द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां प्रारंभ हुई थी। कौन सी, संयुक्त नदी बैठक, संयुक्त नदी आयोग की बैठक, संयुक्त नदी आयोग बैठक। ठीक है, आयोग की बैठक कहां पे हुई है। ठीक है, कहां पे हुई है और किन किन के बीच में हुई है। तो भारत प्लस बांग्लादेश की बैठक, भारत प्लस बांग्लादेश की बैठक है। ठीक है, किस कहां पे हुई है,
ये हुई है कोलकाता में आयोजन हुआ। कहां पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है, इसमें आयोजन हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, संयुक्त नदी आयोजन मतलब क्या है, नदियों को लेके बैठक हुई है। नदियों का जो पानी है जो भारत से बांग्लादेश में जाता है या वहां से इधर आता है, जो नदियां हैं उनका जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके 30 साल पूर्ण हो रहे हैं। कब? 2026 में। ठीक है, उसको रिन्यू करने के लिए लास्ट कब हुआ था एग्रीमेंट? हुआ था 1996 में हुआ था। 1996 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके क्या है, 30 वर्ष क्या है, 30 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 30 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, उसको रिन्यू करने के लिए 30 वर्ष क्या है उसके पूरे हो रहे हैं। उसको रिन्यू करने के लिए एग्रीमेंट को 2026 में कंप्लीट हो रहा है। उसको रिन्यू करने के लिए क्या एक बैठक आयोजित की गई कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत और बांग्लादेश के बीच की बैठक थी। ठीक है, इस नदियों के लेके, नदियों के पानी को लेके ये बैठक हुई थी। कौन सा देश किसको कितना पानी देने वाला है और कितना योगदान रहेगा। तो कहां पे हुई थी? बांग्लादेश, सॉरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो 1996 में ये बैठक हुई थी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी हमारे क्या प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा जी क्या भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में बैठक हुई। उसके 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे अब। और अब कब हो जाएगी ये? 2026 में कंप्लीट हो गई। तो उसको रिन्यू करने के लिए बैठक की गई थी। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की संयुक्त नदी आयोग की तत्कालीन टीमों की बैठक गंगा जल संधि पर हुई है। ठीक, किस पे? गंगा के जल को लेकर, जो कि जिसका नवीकरण होगा, इसका रिन्यू कब हो जाएगी? 2026 में होना है। और 1996 में क्या है, ये प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी के कार्यकाल में ये पहली बार हुई थी। और बांग्लादेश की उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना क्या उसके टाइम उनके प्रधानमंत्री थे। उन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, एमओयू साइन हुआ था। और ये 30 साल की गंगा के जल की क्या 30 साल की संधि थी, एग्रीमेंट था, जिसके कार्यकाल अगले साल समाप्त होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये बैठक की गई थी। लोहुम का यह विस्तार भारत को इस निर्भरता से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहां की जा रही है? क्वेश्चन आपको सीधा सीधा याद रखना है। देश की पहली मतलब भारत की फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहां पे बनने जा रही है? ग्रेड रिफाइनरी कहां पे बनने जा रही है? देश की पहली ग्रेड लिथियम रिफाइनरी कहां पे बनने जा रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये लिथियम का योगदान किस में होता है? जो अपनी बैटरी होती है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनकी बैटरी, मोबाइल फोन चार्जर की बैटरी, जितनी भी बैटरियां होती है मोस्टली किससे बनती है? लिथियम से बनती है। और देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहां पे बनने जा रही है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कहां पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आएगा, पूछ जाएगा देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहां पे बनने जा रही है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। ऑप्शन डी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। तो लोहुम कंपनी है, कौन सी कंपनी? लोहुम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी बनाने जा रही है, जो कि सालाना 1000 मेट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम उत्पादन करेगी। बैटरी के लिए कितना सालाना लिथियम प्रोड्यूस करेगी? 1000 मेट्रिक टन क्या लिथियम प्रोड्यूस करेगी। और 2019 तक क्या इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 20,000 टन। कितनी? 2029 तक क्या इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 सालों के अंदर अंदर ये अपनी क्षमता कितनी कर देगी? 20 गुना बढ़ा दे। कितनी? 20,000 मेट्रिक टन क्षमता हो जाएगी लिथियम प्रोड्यूस करने की। और रिफाइनरी में ई वेस्ट से ब्लैक मास्क रिसाइकिल तथा लिथियम निकाला जाएगा। जो ई वेस्ट है उसको भी यूज किया जाएगा और उसको कोई ना कोई काम में ली जाएगा। और लिथियम के अलावा कंपनी लिथियम आयन बैटरी के लिए कैथोड एक्टिव मटेरियल का उत्पादन भी करेगी। ठीक है, बैटरी के अंदर जो एनोड और कैथोड होते हैं, कैथोड का भी क्या उत्पादन ये करने वाली है। तो कहां पे बनने जा रही लिथियम ग्रेड रिफाइनरी? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही। अभी हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2000 किसे चुना गया? मतलब ईयर का एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड किसे चुना गया? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब की बार किसे चुना गया 2024 के लिए? भारत की तरफ से कौन थे? तो वो नितिन कामत थे। कौन थे? नितिन कामत को 2024 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो नितिन कामत जून 2025 में मोंटे कार्लो में आयोजित होने वाली EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या है? भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और इनको इससे सम्मानित किया। तो भारत की तरफ से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको मिला है? नितिन कामत को मिला है। और 2024 में किसको मिला था? वेलियन सुब्बिया को
ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2024 में कौन थे? विलियम सुबैया थे, और अब की बार कौन है? नितिन कामत थे। कौन? नितिन कामत को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाल ही में किसने प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीता है? तो कौन सा? प्राग मास्टर। कौन सा? प्राग मास्टर की मैं बात करूं, प्राग मास्टर्स 2025 का अवार्ड किसने जीता है? ये किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित, किसने? शतरंज खेल से संबंधित है। और अब की बार का अवार्ड किसने जीता है? अरविंद। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने क्या ये अवार्ड? अरविंद चिदम्बरम ने ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला। तो प्राग मास्टर का खिताब जीतने वाले अरविंद चिदम्बरम ने क्या है? 2025 का प्राग मास्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने अब की बार जीता है। ठीक है, तो खेल किससे संबंधित है? शतरंज का खेल है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक की बात करते हैं। कौन सा? फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक ने अभी क्या अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको बनाया? तो फेडरल बैंक की सबसे पहले बात करें, स्थापना कब हुई थी? तो फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे है? तो सब बैंकों का मोस्टली मुख्यालय मुंबई के अंदर होता है या दिल्ली के अंदर होता है, पर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? केरल में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं। अपन क्या मुंबई या केरल कर देते हैं, सॉरी मुंबई या दिल्ली कर देते हैं, तो बट फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ? केरल में। स्थापना 1931 में हुई। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? विद्या बालन को बनाया गया। किसको? विद्या बालन को क्या अब की बार इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या? ऑप्शन बी हमारा राइट हो गई। ये विद्या बालन आप जानते हो सब। तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। मतलब फेडरल बैंक ने पहली बार एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो किसको बनाया है? विद्या बालन को बनाया। और 7 मार्च को फेडरल बैंक ने विद्या बालन को क्या ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना दिया है। ठीक है, तो फेडरल बैंक का मुख्यालय आप जरूर याद रखना कहां पे है? केरला के अंदर है। तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू थे। अब हम कल वाले को रिवाइज करते हुए डिस्कस करेंगे वन लाइनर। विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस विषय पे आयोजित किया गया? तो विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन की बात करूं तो ये तत्व विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए किए, उनमें समझदारी दिखाने के लिए ये इसकी क्या की बार थीम थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो अब की बार का जो सेकंड संस्करण दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य किस मुद्दे का सहयोग समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में जल और स्वच्छता के सहयोग पे समझौता हुआ। और आज हमने भारत और बांग्लादेश के जल समझौते के बारे में पढ़ा था। अरब लीग की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1945 को क्या अरब लीग की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को कब लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की मैं बात करूं तो ये नवंबर 2008 में लॉन्च हुई थी। वार्षिक सीड ड्रैगन सैन्य अभ्यास का मुख्य फोकस क्या है? यह पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास पे केंद्रित है। किस पे? पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास पे केंद्रित है। ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो वेल्थ के अंदर बात करें, वेल्थ रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड के अंदर भारत का चौथा स्थान है। कितना? चौथा। और पहला कौन है? हम यूएसए का है। उत्तराखंड में बनने वाले हाल ही में स्वीकृत सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे की लंबाई कितनी है? तो 12.9 किलोमीटर। अभी क्या है, वहां पे रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसकी लंबाई कितनी है? 12 लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम कौन से मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास की बात करें तो कौन से मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। किसने? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। अभी हाल ही में भारत ने किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी के पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? चंता शरत कमल ने। किसने? शरत कमल ने क्या है अभी क्या शरत कमल ने क्या है टेनिस से क्या है संन्यास लेने की क्या घोषणा कर दी है। तो ये हमारे आज के कुछ क्या वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? वायसराय कार्यकारिणी के परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो आपको कमेंट करके बताना है। और थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नोट्स वगैरह बनाते रहें और कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।